साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। आज के सेशन में हम यहाँ पर यस्टरडे का रिवीजन सबसे पहले कराएंगे, यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी फुल डिटेल में। उसके बाद में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपके लिए स्टैटिक जीके के प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम यहाँ पर आता है। तो जिन लोगों ने भी कल वाले प्रश्न का जवाब दिया होगा उनका नाम आज आपको वीडियो के अंत में दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी आएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली? आंसर की बात कर लें, सही आंसर है सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में जज्बा ए तिरंगा मैराथन का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा दिवस 19 अगस्त को मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों। विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस ये दोनों दिवस 19 अगस्त को मनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तपस पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? रेलवे मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर उपभोक्ता मामले मंत्रालय? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इन प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी कल वाली वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के कल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं 21 अगस्त 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दिवस 20 अगस्त को मनाए गए हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस, विश्व मच्छर दिवस या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस ये तीनों दिवस जो है 20 अगस्त को मनाए गए हैं। देखिए हम चाहते तो इनको अलग अलग प्रश्न बना सकते थे, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक ही डेट में ये दिवस पड़ते हैं, इसलिए हमने इनको एक ही प्रश्न में कवर कर लिया है। कुछ जानकारी देते हैं तीनों दिवस के बारे में। विश्व अक्षय ऊर्जा दिवस का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों जैसे पनबिजली, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है 20 अगस्त को। मच्छरों की बात कर लेते हैं तो मच्छरों से होने वाले रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन सर रोनाल्ड रॉस ने मादा मच्छर और मलेरिया के बीच की कड़ी के बारे में खोज किया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से मलेरिया फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, इसकी खोज करने की वजह से 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। अगली बात कर लेते हैं तो 20 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती है, जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे थे। संचार क्रांति के जनक भी राजीव गांधी को ही माना जाता है। कंप्यूटर का जनक जो है भारत में अगर बात करें तो राजीव गांधी को ही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ओम नाम्बियार का भी हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। फिल्म उद्योग, राजनीति, एथलेटिक्स या फिर पत्रकारिता? आंसर की बात करें, सही आंसर सी, यानी कि एथलेटिक्स से संबंधित है ओम नाम्बियार। चलिए इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार का अगस्त 2021 को कोझिकोड में निधन हो गया। उन्होंने 15 वर्षों तक भारतीय वायुसेना की सेवा की और 1970 में हवलदार के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इसीलिए यहाँ पर सेना का जो है यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। अगर सेना ऑप्शन में आता तो सबसे पहले आप सेना को प्रेफरेंस देते, क्योंकि इन्होंने पहले सेना में जॉब की थी, उसके बाद में जो है खेल से जुड़े थे। ठीक है, उन्होंने भारत के सबसे महान ट्रैक और फील्ड सितारों में से एक पीटी ऊषा को भी प्रशिक्षित किया। तो पीटी ऊषा के बारे में आप जानते हैं, पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। तो इनको जो है प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो ओम नाम्बियार के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया गया था। अब हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो नाम्बियार को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 के देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। इस वजह से ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
किस केंद्र शासित प्रदेश ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर बिहार? आंसर की बात करें, सही आंसर बी यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर कार खंडर परियोजना की शुरुआत की गई है। चलिए पूरी जानकारी देते हैं कि क्या है ये परियोजना। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया है। इस योजना को हस्तशिल्प और हथकरघा कश्मीर जम्मू निदेशालय द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कार खंडर योजना चालू की जाएगी। अब ये क्या है, इसका उद्देश्य वो देख लेते हैं। तो योजना का उद्देश्य मेधावी प्रशिक्षुओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में एवं प्रशिक्षक को 2,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि बुनकरों और जो है आपके कारीगरों, इन लोगों को जो भी अगर प्रशिक्षित करने वाले जो मतलब टीचर को दिए जाएंगे 2,500 रुपये और सीखने वाले को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के आप ये दिमाग में रखिएगा। चलिए स्टैटिक बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो काराकोरम, जोजिला, बनिहार दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये तीनों दर्रे आपको याद रखने हैं, काराकोरम, जोजिला और बनिहार। ये तीनों दर्रे जो है कहाँ पर हैं? ये आपके जम्मू कश्मीर में हैं। बुलर, शेषनाग, पैंगोंग, ये तीनों झीलें भी जो हैं वो आपकी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में कौन से संविधान संशोधन को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है? 101वें संविधान संशोधन, 105वें को, 127वें को या फिर 114वें को? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि 105वें संविधान संशोधन को अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दे दी गई है। अभी 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। तो याद रखिएगा अधिनियम कौन सा है? तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, अधिनियम राज्य सरकारों की सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। अब देखिए, हम आपको पूरा सिंपल भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, अभी तक कौन ओबीसी कैटेगरी में होगा इसकी जानकारी जो है या फिर इसका डिसीजन जो है राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता था। लेकिन अभी 105वें संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया गया है कि राज्य सरकार अपने आप ये डिसीजन ले सकती है कि कौन सी जो है कास्ट है जिसको हम ओबीसी में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास होती है उसका डिसीजन लेने की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार को सौंप दी गई है 105वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, संविधान 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 को संसद ने 11 अगस्त 2021 को पारित किया था। देखिए, विधेयक और आप जो अधिनियम के बारे में जानते हैं, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो विधेयक होता है। राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो अधिनियम बन जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये विधेयक कौन सा है? तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। अधिनियम की बात करते हैं तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है और अब ये कानून बन जाएगा जैसे ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, उभरते सितारे फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, रामनाथ कोविंद या फिर नरेंद्र मोदी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि निर्मला सीतारमण के द्वारा यहाँ पर उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया गया है। अब ये किससे संबंधित है वो भी देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 21 अगस्त 2021 को निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी। फंड की स्थापना एग्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा की गई है। इसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। इस फंड से प्रौद्योगिकी उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से संभावित लाभ वाले भारतीय उद्यमों की पहचान करने की उम्मीद है। देखिए, ये फंड क्यों लॉन्च किया जा रहा है? उभरते सितारे का मतलब है जो भी युवा लोग हैं, अगर नया कोई यहाँ पर अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है इस फंड को दिया जाएगा। ठीक है, कौन कौन मिलकर के इस फंड को स्थापना कर रहा है? तो एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होती है और सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होती है, सिडबी का फुल फॉर्म, इन दोनों के द्वारा जो है यहाँ पर यह फंड लॉन्च किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत की पहली पूर्णकालिक यहाँ पर जो है वित्त मंत्री है महिला में। ठीक है, इससे पहले हालांकि इंदिरा गांधी महिला वित्त मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। जब वो प्रधानमंत्री थी तब उनके पास में जो है वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार था। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेशली जो है तो पहली वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण महिला कैटेगरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी यानी कि ओडिशा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी कर दिया है पूरे प्रदेश में। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, ओडिशा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 96 लाख परिवारों की 3.5 करोड़ लोगों को कवर करते हुए भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है। बाकी आप पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। स्टैटिक की बात कर लेते हैं ओडिशा के। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन
नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अब स्टैटिक जी के यहाँ पर उड़ीसा के क्या क्या बनते हैं, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक में है वो भी आपका उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में ही स्थित है। और उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग हुआ करता था। ठीक है, और इसीलिए कलिंग दिवस या फिर उत्कल दिवस जो है उड़ीसा के मतलब कि स्थापना दिवस को ही उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में है। ओलिव रिडले जो कछुए हैं, 1.5 करोड़ ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चिल्का झील के किनारे पाए गए हैं। अभी हाल ही में तो चिल्का झील न्यूज़ में रही है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील को माना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। 21 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो बाढ़ की मार झेल रहे ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के खातों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितनी राशि हस्तांतरित की गई है। कुल की बात की जा रही है, अब तक कुल कितनी राशि यहाँ पर हस्तांतरित की जा चुकी है ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के लिए। 50 करोड़, 20 करोड़, 52 करोड़ या फिर 40 करोड़। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर सी यानी कि कुल मिलाकर के 52 करोड़ रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है अब तक। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग और विदिशा के जिलों में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के खातों में अभी हाल ही में 23.19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। तो दूसरी किस्त जो है 23.19 करोड़ रुपए की राशि की किस्त जो है वो अभी हाल ही में हस्तांतरित की है। इस तरह से कुल मिलाकर के राज्य सरकार अब तक बाढ़ प्रभावित परिवार के खातों में 52 करोड़ से अधिक रुपए यहाँ पर ट्रांसफर कर चुकी है। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत के रूप में 6,000 रुपये और 50 किलो खाद्यान्न उत्पन्न जो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो 6,000 रुपये यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहे हैं प्रत्येक परिवार को, और 50 किलो खाद्यान्न यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल। ठीक है, और ये सारी जानकारी आप जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के किस युवा का नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अर्जुन शुक्ला, ऑप्शन बी है डॉक्टर रेणुका चौधरी, ऑप्शन सी है डॉक्टर निशांत मिश्रा या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर आरती वर्मा। तो किस युवा डॉक्टर का यहाँ पर नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि डॉक्टर अर्जुन शुक्ला का नाम यहाँ पर हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब क्यों दर्ज किया गया है, क्या रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो नर्मदा शोध एवं विभिन्न प्रसंगों पर 6 वर्षों से कार्य कर रहे डॉक्टर अर्जुन शुक्ला ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर शहर को गौरवान्वित किया है। जबलपुर के ये निवासी हैं। 19 जुलाई को दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में डॉक्टर अर्जुन शुक्ला ने अपने नाम का परचम लहराया है। शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर के गोल्ड मेडलिस्ट छात्रावास शोधार्थी रहे डॉक्टर अर्जुन सबसे कम उम्र के ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान जागरूकता के लिए सबसे अधिक संस्थानों और संगठनों के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर अर्जुन शुक्ला को याद रखिएगा, ये एक शोधकर्ता है, जबलपुर के निवासी हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इनको सम्मानित किया है। इस तरह से आप थोड़ा इसको याद रख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में। और आपको बता दें, एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी हो सकते हैं, इसी महीने के अंत तक या फिर अगले महीने के पहले सप्ताह में जो है यहाँ पर जारी हो सकते हैं एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में बैतूल के आज़ाद संगठन के सदस्यों द्वारा प्रथम महिला शिक्षक और नारी शक्ति की प्रणेता सावित्रीबाई फुले को कौन सा पुरस्कार प्रदान करने की मांग की गई है। पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि भारत रत्न प्रदान करने की मांग यहाँ पर की गई है आज़ाद संगठन के लोगों के द्वारा सावित्रीबाई फुले के लिए। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो आजाद संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को सांसद दुर्गादास उइके से मुलाकात करके प्रथम महिला शिक्षक और नारी सशक्तिकरण की प्रणेता सावित्रीबाई फुले को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत रत्न प्रदान करने की मांग की है। आजाद संगठन ने सांसद को निवेदन पत्र सौंपकर इस दिशा में अपेक्षित सहयोग की मांग की है। संगठन द्वारा अपनी मांग के साथ सांसद को सम्मान स्वरूप सावित्रीबाई फुले का छायाचित्र और संविधान की उद्देशिका भी भेंट में जो है दी गई है कि सावित्रीबाई फुले को जो है यहाँ पर भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके का छुपा स्तंभ क्लास, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। दिल्ली में बना कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है। इनमें से कौन से सुल्तान ने इसके निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा जो है इस निर्माण कार्य को पूरा करवाया गया था।
और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर इस पर आसमानी बिजली गिर गई थी, जिससे कि 2 मंजिल जो है इसकी ध्वस्त हो गई थी और उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस जिससे अब जो आप देखते हैं यहाँ पर कुतुब मीनार को, तो अब कुतुब मीनार आपको 5 मंजिल की दिखाई देती है। शुरुआत में 4 मंजिल की थी, फिर बिजली गिर गई तो चौथी मंजिल ख़राब हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को हटवा दिया और चौथी और पाँचवीं 2 मंजिलों का निर्माण यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध कुतुब मीनार से नहीं है। तो सर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य जो नाम आता है वो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, ठीक है। और जो आपका पीडीएस सिस्टम होता है, यानी कि जो आप अभी जाते हैं राशन वगैरह लेने के लिए, तो आपको जो है कम मूल्य पर जो राशन सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो पीडीएस प्रणाली की शुरुआत भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को कितने रुपए प्रतिवर्ष के भुगतान पर सहमत हुई थी, यानी कितने रुपए पेंशन दे करके मुगल सम्राट को जो है यहाँ पर बिठूर भेज दिया गया था, यही आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है। 82 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 44 लाख रुपए या फिर 68 लाख रुपए। आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 26 लाख रुपए की पेंशन पर जो है मुगल सम्राट जो उस समय तत्काल में था बक्सर के युद्ध के समय, उनको जो है पेंशन पर भेज दिया गया था। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो बक्सर के युद्ध का समापन 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से हुआ। यह भी आपको याद रखना कि बक्सर के युद्ध का समापन किस संधि के माध्यम से हुआ था, इलाहाबाद संधि के माध्यम से हुआ था। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपए की पेंशन पर भेज दिया गया था, यानी कुल मिलाकर के आपको 26 लाख रुपए दिए जाएंगे और आप जो है दिल्ली के सिंहासन को खाली कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें एक ट्रेन को क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था। इसमें मुख्य अभियुक्त किसको बनाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और इसी वजह से उनको फांसी भी दी गई थी, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट कर दिया है। यह भी हमने आपको पिछले करंट अफेयर में आपको बताया था कि काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, यानी उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ऐसी कौन सी समिति है इसमें से? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, आकलन समिति या फिर सरकार की आश्वासन समिति? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि आकलन समिति या फिर प्राकलन समिति जो होती है, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। तो बाकी तीनों समितियों के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम की जो समिति होती है, उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य तो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जबकि अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा का इसमें एक भी सदस्य नहीं होता है। तो याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति या फिर आकलन समिति जो होती है उसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की बात करते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लें तो कल के प्रश्न का सही आंसर है यहाँ पर 7। ये मोहनजोदड़ो नहीं है यहाँ पर, तो मोहनजोदड़ो तो परसों के प्रश्न का, अभी यहाँ पर टाइपिंग होकर रहेगी, ठीक है ना। इसको आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है 7। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो 1 2 का 4 ऐसे याद कर सकते हैं, 1 2 4, यानी कि 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 कांस्य सहित कुल मिलाकर के 7 पदक भारतीय खेमे में जो है भारत के हिस्से में आए हैं। किसने आंसर दिया है? तो अवंतिका शुक्ला ने थैंक यू बोला है। उसके बाद में आरती लोधी ने बिल्कुल बहुत सही जानकारी दी है और इन्होंने बताया भी है किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आरती लोधी जी। उसके बाद में पूजा दांगी ने 7 बताया है। उसके बाद में सचिन पारासर ने भी पूरी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पारासर जी। उसके बाद राहुल मालवीय ने 7 बताया है और पुरुषोत्तम परमार ने भी 7 बताया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, आज का प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? बहुत फेमस पुस्तक है आनंद मठ। तो आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है, इसको आपको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी MPPSC का प्रैक्टिस सेट आज दोपहर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो MPPSC वाले आज दोपहर में 1 से 2 के बीच में यहाँ पर जाकर के चेक कर लें। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को आज मिलने वाला है, ठीक है, MPPSC स्पेशल के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।